Hello everyone, how are you? I am नीरज तिवारी. Welcomes to YouTube listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी अपनी तैयारी टीजीटी आर्ट में पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ व्यस्त हैं ना आप लोग? व्यस्त रहिएगा. टीजीटी आर्ट के लिए आज की ये क्लास विविधि से जुड़ाव रखने वाली है. खूब ज़्यादा प्रश्न यहाँ से आपके वनडे एंट्रेंस में बनता है, तो इसको हल्के मत लीजिएगा. क्लास इम्पोर्टेंट है तो इसके इम्पोर्टेंस को बरकरार रखिएगा. कुछ खास तथ्य इसमें डिस्कस किए जाएंगे जो आपके आर्ट एंड कल्चर को भी ध्यान में रखते हुए मेंटेन किए गए हैं. जैसे आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है प्रमुख सामाजिक और धार्मिक संगठन. तो ये संगठन कौन सा है, किस वर्ष में स्थापित हुआ है, कहाँ पे स्थापित हुआ, स्थान क्या है और इसका संस्थापक का नाम आपकी परीक्षा में पूछा जाता है. जैसे पहला संगठन जो सामाजिक रहा है वो आर्य समाज का नाम दिया गया है और ये 1875 में एस्टेब्लिश होता है, बम्बई में स्थापित किया जाता है और स्वामी दयानंद सरस्वती साहब के द्वारा ये स्थापित किया जाता है. आगे चला जाए. दूसरा सामाजिक संगठन ब्रह्म समाज है. 1828 ये सन कई बार पूछा गया है और बंगाल में स्थापित किया जाता है राजा राम मोहन राय के द्वारा. और आगे चलें तो आदि ब्रह्म समाज के बारे में पूछा गया. 1866 में स्थापित होता है आदि ब्रह्म समाज, कलकत्ता में ही स्थापित होता है और देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसे स्थापित किया जाता है. और आगे चला जाए तो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की बात आती है. ये भी 1866 में आता है, कोलकाता में ही अस्तित्व में आता है और केशव चंद्र सेन साहब के द्वारा इसे स्थापित किया जाता है. आत्मीय सभा की अगर बात करते हैं 1814 में यह स्थापित होता है, बंगाल में ही स्थापित होता है और राजा राम मोहन राय के द्वारा ही स्थापित किया जाता है. बात हम लोग प्रार्थना समाज की करते हैं. प्रार्थना समाज 1867 में अस्तित्व में आता है और महाराष्ट्र में अस्तित्व में आता है. आत्माराम पांडुरंग और रनाडे साहब का नाम इसमें प्रमुखता से लिया जाता है. कभी विकल्प में आत्माराम पांडुरंग का नाम देगा तो कभी रनाडे साहब का नाम दे देगा. तो प्रार्थना समाज के संस्थापक के रूप में रनाडे और आत्माराम पांडुरंग का नाम आता है. वेदांत सोसाइटी की बात आती है. 1896 में अस्तित्व में आता है, न्यूयॉर्क में स्थापित किया जाता है और स्वामी दयानंद नहीं स्वामी विवेकानंद के द्वारा आपका ये वेदांत सोसाइटी स्थापित होता है. रामकृष्ण मिशन की बात आती है मित्रों. 1897 में स्थापित होता है, कलकत्ता में स्थापित होता है और स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही स्थापित किया जाता है. और आगे चलें. तत्व बोधनी सभा की बात आती है. 1839 में स्थापित किया जाता है, बंगाल में स्थापित होता है और देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इस संस्था को स्थापित किया जाता है. थियोसोफिकल सोसाइटी की बात आती है. 1875 में स्थापित होता है मित्रों, न्यूयॉर्क में होता है और कर्नल अलकार्ड और मेडल व्लासवेत्स्की के द्वारा इसको जो है स्थापित किया जाता है थियोसोफिकल सोसाइटी. तो नाम याद रखिएगा. शारदा सदन की अगर हम बात करते हैं तो शारदा सदन 1889 में अस्तित्व में आता है. 1889 में महाराष्ट्र में स्थापित किया जाता है और रामाबाई के द्वारा इसको स्थापित किया जाता है. सत्य शोधक समाज की बात आती है. 1873 में स्थापित किया जाता है, महाराष्ट्र में स्थापित किया जाता है और ज्योतिबा बाई फुले के द्वारा इसे स्थापित किया जाता है. वेद समाज की बात आती है. वेद समाज तो 1864 में अस्तित्व में आता है, मद्रास में स्थापित किया गया और के श्रीधरलू नायडू इसे संस्थापक सदस्य के रूप में जाने जाते हैं. मद्रास हिंदू समिति की अगर बात आती है, वर्ष 1904 में अस्तित्व में आता है, मद्रास में स्थापित किया जाता है और एनी बेसेंट के द्वारा इसे स्थापित किया जाता है. अहमदिया आंदोलन की अगर बात करते हैं, अहमदिया आंदोलन 1889 में अस्तित्व में आता है, 1889 में अस्तित्व में आता है और कादियान पंजाब में फाइनली ये स्थापित किया जाता है. गुलाम अहमद के द्वारा अहमदिया आंदोलन की शुरुआत होती है, तो गुलाम अहमद इसके संस्थापक माने जाते हैं. सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की अगर बात आती है मित्रों, 1905 में अस्तित्व में आता है और महाराष्ट्र में स्थापित किया जाता है. गोपाल कृष्ण गोखले साहब जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं. अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की अगर बात आती है, 1875 में अस्तित्व में आता है, अलीगढ़ में स्थापित होता है और सर सैयद अहमद खान साहब जो है अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं. यंग बंगाल आंदोलन की अगर बात करते हैं, यंग बंगाल आंदोलन ये शुरू होता है 1831 में, बंगाल में शुरू होता है. हेनरी बेबियन डेरेजियो के द्वारा इसको जो है लीड किया गया है, तो हेनरी बेबियन डेरेजियो फाइनली इसके संस्थापक सदस्य के रूप में जाने जाएंगे.
धर्म सभा की बात आती है 1830 में स्थापित होता है, बंगाल में ही स्थापित होता है और राधाकांत देव के द्वारा स्थापित किया जाता है। सेवा समिति की बात आती है 1914 में अस्तित्व में आता है, इलाहाबाद में आता है और हृदयनाथ कुंजूर साहब जो है इसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की बात आती है 1867 में अस्तित्व में आता है, पूना में ही आता है। महादेव गोविंद रनाडे साहब जो है पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। और आगे चला जाए, कुछ खास प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं, जैसे समाचार पत्र में आप बाल गंगाधर तिलक का नाम देखेंगे तो ये लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक साहब के समाचार पत्र का जो नाम आता है केसरी आता है मराठी भाषा में और मराठा आता है अंग्रेजी भाषा में। ये दो समाचार पत्र के राइटर का नाम बाल गंगाधर तिलक है। चंद्रपाल साहब लेखक हैं और न्यू इंडिया इनका समाचार पत्र है। लाला लाजपत राय साहब का जो समाचार पत्र है वो पंजाबी है। ब्रह्म बांधो उपाध्याय साहब का जो समाचार पत्र है उसका नाम संध्या है। अरविंद घोष की अगर बात आती है वंदे मातरम इनका समाचार पत्र है। और वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त की अगर बात आती है मित्रों तो युगांतर इनके समाचार पत्र का नाम आता है। अजीत सिंह की अगर बात आती है भारत माता इनका समाचार पत्र है, भारत माता अजीत सिंह। रामनाथ पुरी की अगर बात आती है सर्कुलर ए आजादी इनके समाचार पत्र का नाम है। और तारक नाथ दास की अगर बात आती है फ्री हिंदुस्तान इनके समाचार पत्र का नाम है, तारक नाथ दास। एनिवेशन की अगर बात आती है कॉमनवेल्थ साप्ताहिक निकालते हैं और न्यू इंडिया इनका दैनिक भी है, एनिवेशन के द्वारा निकाला गया समाचार पत्र है। कृष्ण कुमार मित्र की अगर बात आती है संजीवनी समाचार पत्र के राइटर हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अगर बात आती है बंगाली समाचार पत्र के राइटर हैं। और अश्वनी दत्त कुमार की अगर बात आती है स्वदेशी इनके जो है समाचार पत्र का नाम आता है। महात्मा गांधी का जो समाचार पत्र है मित्रों द इंडियन ओपिनियन है, द इंडियन ओपिनियन 1903 में इन्होंने निकाला है। और मोहम्मद अली जिन्ना की बात आती है कॉमरेड इनके समाचार पत्र का नाम होता है। महात्मा गांधी का एक समाचार पत्र और हरिजन ये पत्रिका है मित्रों, हरिजन निकाला गया है महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये कुछ खास आपके पत्र पत्रिकाएं हो गए। उसके बाद कुछ खास नारे हैं, जैसे करो या मरो ये नारा महात्मा गांधी का है, बहुत फेमस है। अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा महात्मा गांधी का है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ऐसा कथन, ऐसा नारा जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रहा है। दिल्ली चलो का नारा आपका सुभाष चंद्र बोस का रहा है। जय हिंद का नारा आपका सुभाष चंद्र बोस का रहा है। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय का है मित्रों। और जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया है। संपूर्ण क्रांति की बात आती है जयप्रकाश नारायण साहब का नाम आता है। वेदों की ओर लौटो बहुत इंपॉर्टेंट नारा है मित्रों, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती साहब का नारा है। इंकलाब जिंदाबाद ऐसा नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। साम्राज्यवाद का नाश हो ऐसा नारा भी भगत सिंह का है। और जय जगत की अगर बात आती है विनोबा भावे का प्रसिद्ध नारा है जय जगत। वंदे मातरम की अगर बात आती है बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम आता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ऐसा जो नारा है मित्रों इकबाल साहब का है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर के रहूंगा ये बाल गंगाधर तिलक साहब का नारा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ऐसा जो नारा दिया गया, ऐसा जो कोडवर्ड दिया गया रामप्रसाद बिस्मिल साहब के द्वारा दिया गया है। संपूर्ण स्वराज की बात आती है और आराम हराम की बात आती है तो ऐसा नारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया जाता है। तो ये कुछ खास नारे थे। अब कुछ खास नदियों की बात कर लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा विष्णु प्रयाग का नाम, विष्णु प्रयाग है। हालांकि ये सभी प्रयाग जो आपके दिए गए विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग ये सब उत्तराखंड के हिस्से में है। पहले यूपी के हिस्से में थे, बाद में जब उत्तराखंड का जन्म हुआ तो उत्तराखंड के हिस्से में गए। विष्णु प्रयाग में किन दो नदियों का सम्मेलन है, किन दो नदियों के संयोग से जो है विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। तो अलकनंदा और धौली गंगा जब मिलती हैं तो विष्णु प्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और नंदाकिनी अगर मिलती हैं, अलकनंदा और नंदाकिनी तो नंद प्रयाग होगा। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडारा नदी मिलती हैं तो कर्ण प्रयाग कहलाता है। रुद्र प्रयाग की अगर बात आती है अलकनंदा और मंदाकिनी आती हैं। आपका नंद प्रयाग में नंदाकिनी है और रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी है, याद रखिएगा। और देव प्रयाग की अगर बात आती है अलकनंदा और भागीरथी का मिश्रण देव प्रयाग में है। ये मंदाकिनी और जो है आपके चित्रकूट धाम में मंदाकिनी है, आप देखे होंगे इन दोनों में अंतर है। चित्रकूट धाम में भी मंदाकिनी नदी का प्रवाह है। तो ये कुछ खास प्रयाग हैं आपके सामने। उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियों की बात कर लेते हैं। जैसे गोदावरी नदी, इसका उद्गम कहाँ पे है और इसकी लंबाई क्या है। गोदावरी नदी नासिक के निकट निकलती है मित्रों, मध्य प्रदेश, और 1465 किलोमीटर चलती है। कृष्णा नदी महाबालेश्वर के निकट निकलती है और 1400 किलोमीटर चलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक के आसपास निकलती है और 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। चंबल नदी की अगर बात आती है मध्य प्रदेश के महू के निकट निकलती है और 965 किलोमीटर बहती है। अगर हम लोग महानदी की बात करते हैं रामपुर के
सिहावा की पहाड़ियों पर फाइनली निकलती है और 857 किलोमीटर इसका बहाव रहा है महानदी का। कावेरी की अगर बात करते हैं, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, 800 किलोमीटर तक बहती है। तापी नदी की बात आती है, बैतूल मुल्लाई की पहाड़ियों में फाइनली ये निकलती है और 724 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई जाती है। अब औद्योगिक नगर हैं और उनके कुछ उपनाम दिए गए हैं, परीक्षा में आपसे खूब पूछा जाता है। जैसे अहमदाबाद औद्योगिक नगर है, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है मित्रों, भारत का मैनचेस्टर। यूपी का मैनचेस्टर आपका कानपुर है, याद रखिएगा। ओसाका जापान में है मित्रों, जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। इवानोवा रूस में है, रूस का मैनचेस्टर है। शंघाई चीन में है, चीन का मैनचेस्टर है। मिलान इटली में है, इटली का मैनचेस्टर है। कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर है, कानपुर औद्योगिक नगरी कानपुर उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत का मैनचेस्टर है। कोयम्बटूर भारत दक्षिण भारत का मैनचेस्टर हो गया। गोर्गी रूस में है, जो है गोर्गी रूस की अगर बात आती है, रूस का डेट्रायट से कहलाता है। और चेन्नई की अगर बात आती है, भारत में है, भारत का डेट्रायट कहलाता है, डेट्रायट चेन्नई भारत, डेट्रायट। नागोया जापान में है मित्रों और ये जापान का डेट्रायट कहलाता है। ट्यूरिन की बात आती है, इटली में है, इटली का डेट्रायट कहलाता है। ऐसे बिंडसर की बात आती है, कनाडा में है, कनाडा का डेट्रायट कहलाता है बिंडसर। जमशेदपुर की बात आती है, झारखंड में है, भारत का पीटर्सबर्ग है जमशेदपुर। ऐसे यावाता जापान में है, यावाता, और जापान का पीटर्सबर्ग है ये। और पीटर्सबर्ग यूएसए की अगर बात आती है, विश्व की स्टील नगरी कहलाती है पीटर्सबर्ग। ऐसे डेट्रायट की अगर बात आती है, यूएसए में ही है, विश्व की मोटर वाहन नगरी के रूप में डेट्रायट का नाम आता है। मैनचेस्टर यूके की अगर बात आती है, विश्व की वस्त्र नगरी कहलाती है, यहाँ कपड़े का निर्माण है। एंटवर्प बेल्जियम में है और विश्व की हीरा मंडी के रूप में जानी जाती है, बेल्जियम की एंटवर्प। सूरत भारत में है और भारत की हीरा मंडी ये भारत वाली सूरत में है, आप भी जानते हैं। जोहान्सनबर्ग की अगर बात आती है, दक्षिण अफ्रीका में है और विश्व की स्वर्ण नगरी है, गोल्डन यहाँ मिलता है, गोल्ड स्वर्ण नगरी जोहान्सनबर्ग में है। कुछ खास जनसंख्या 2011 की देख लिया जाए तो जैसे सबसे बड़े राज्य की बात आती है, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश अपने शीर्ष पे है। सबसे छोटा राज्य की अगर बात आती है, सिक्किम जनसंख्या में मामले में सबसे छोटा है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो जनसंख्या के मामले में है, दिल्ली है, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो जनसंख्या के मामले में है वो लक्षद्वीप है। 11 की साक्षरता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा साक्षर, जिसे पूर्ण साक्षर राज्य कह दिया जाता है, केरला, 94% के आसपास साक्षरता है यहाँ पे। सबसे कम साक्षरता, सबसे कम पढ़े लिखे अभी लेटेस्ट में बिहार 61.8%, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है मित्रों, और सबसे कम साक्षर ग्राफ के रूप में जो है आपका बिहार शुमार है। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता वाला राज्य जो है लक्षद्वीप है, 91.8% यहाँ साक्षरता है। और न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता वाला जो राज्य है दादरा नागर हवेली, ये 76.2% है, जो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बताया जाता है। जनघनत्व की अगर बात आती है, जनघनत्व यानी व्यक्तियों के रहने का स्थान, 2011 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, सर्वाधिक जनघनत्व बिहार में पाया जाता है, 1106 व्यक्ति रहते हैं किलोमीटर के एरिया में। सबसे कम जनघनत्व की अगर बात आती है, 17 व्यक्ति पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व की अगर बात आएगी, दिल्ली है, 11,320 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई में। सबसे कम केंद्र शासित जनघनत्व की अगर बात आती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जहां पे 46 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर की एरिया में। अब भारत के कुछ प्रमुख नगर हैं जो नदी के किनारे बसे हुए हैं, जैसे प्रयागराज, आप खूब ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन प्रयागराज से। प्रयागराज गंगा और यमुना का संगम है मित्रों, उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, उत्तर प्रदेश में है। कानपुर गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, अपना उत्तर प्रदेश में है। पटना की हम बात करते हैं, पटना भी गंगा नदी के किनारे है और बिहार राज्य में पाया जाता है। और आगे चला जाए, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है, उत्तराखंड में पाया जाता है। नई दिल्ली की बात आती है, यमुना नदी के किनारे अवस्थित है और दिल्ली में है। आगरा की बात आती है, यमुना नदी के किनारे स्थित है और उत्तर प्रदेश के हिस्से में आता है। मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है और आपका उत्तर प्रदेश में आता है। आप अयोध्या की बात करोगे, सरयू नदी के किनारे स्थित है, सरयू, कभी कभी घाघरा भी लिखा मिल जाता है, अयोध्या सरयू उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ गोमती नदी के तट पे स्थित है और ये उत्तर प्रदेश के हिस्से में आता है। अहमदाबाद की बात आती है, साबर नदी के किनारे स्थित है और गुजरात प्रांत में आता है। सूरत तापी नदी के किनारे स्थित है मित्रों, सूरत अभी जो डायमंड नगरी कहा जाता था वो गुजरात, सूरत गुजरात में है, तापी नदी के किनारे स्थित है। भरूच शहर नर्मदा नदी के तट पे स्थित है, गुजरात में है। जबलपुर की बात आती है, नर्मदा नदी के तट पे है, मध्य प्रदेश में है। आप और आगे चलोगे मित्रों तो आपका ग्वालियर आएगा, ग्वालियर
ग्वालियर की अगर बात आती है, चंबल, चंबल नदी के किनारे स्थित है और ये मध्य प्रदेश में आता है। कोटा की बात आती है, चंबल नदी के किनारे स्थित है, राजस्थान में है। कोलकाता की बात आती है, हुगली नदी के किनारे स्थित है, पश्चिम बंगाल में आता है। कटक की बात आती है, महानदी के किनारे स्थित है, उड़ीसा प्रांत में आता है। हैदराबाद की बात आती है तो मूसी नदी के किनारे स्थित है, तेलंगाना में है। विजयवाड़ा की बात आती है, कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, आंध्र प्रदेश में आता है। और आगे चलोगे, नासिक, 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 नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है मित्रों, और ये महाराष्ट्र प्रांत के अंतर्गत आता है। राजमुंद्री की बात आती है, गोदावरी नदी के तट पे स्थित है और यह आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। श्रीनगर की बात आती है, झेलम नदी के किनारे स्थित है, जम्मू कश्मीर में है। आप गुवाहाटी की बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, आसाम में आता है। तिरुचिरापल्ली की बात करते हैं, कावेरी नदी के किनारे अवस्थित है और यह तमिलनाडु प्रांत के हिस्से में आता है, तिरुचिरापल्ली। ऐसे कुछ विश्व के नगर देख लो जो नदी के किनारे स्थित हैं, जैसे लंदन, लंदन आप खूब नाम सुने होंगे, इंग्लैंड के हिस्से में आता है, यूके, और टेम्स नदी के किनारे अवस्थित है। पेरिस की बात आती है, सीन नदी के किनारे स्थित है, फ्रांस का हिस्सा है पेरिस। न्यूयॉर्क की बात आती है, हडसन नदी के किनारे स्थित है, यूएसए का हिस्सा है न्यूयॉर्क। वाशिंगटन डीसी की अगर बात आती है, पेट्रोमॉर्क नदी के किनारे लोकेटेड है, यूएसए का हिस्सा आता है। काहिरा की बात आती है तो नील नदी के किनारे स्थित है मित्रों, और ये मिस्र का हिस्सा है काहिरा। रोम की बात करते हैं, टाइबर, रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है और इटली का हिस्सा है। जबकि बगदाद की हम बात करते हैं तो दजला नदी के किनारे स्थित है और इराक का हिस्सा आता है बगदाद। मॉस्को की बात करते हैं, मॉस्कोवा नदी के किनारे स्थित है और रूस का हिस्सा है। बर्लिन की अगर बात आती है, स्प्री नदी के किनारे स्थित है और जर्मनी का हिस्सा है बर्लिन। वियना की बात आती है, डेन्यू नदी के किनारे स्थित है और ऑस्ट्रिया का हिस्सा है वियना। बुडापेस्ट की अगर बात आती है, बुडापेस्ट डेन्यू नदी के किनारे स्थित है, हंगरी इसका जो है राज्य बनता है, बुडापेस्ट का राजधानी भी है। हंगरी बुडापेस्ट की राजधानी है, बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी, सॉरी। बेलग्रेड डेन्यू नदी के किनारे स्थित है और सर्बिया फाइनली राज्य में आता है बेलग्रेड। तो डेन्यू नदी के किनारे बेलग्रेड लोकेटेड है। ऐसे हो सकता है आपसे विविध में अगर पूछ सकता है तो नदियों का प्राचीन नाम, जैसे बितिस्ता का नाम आए तो झेलम का पुराना नाम बनता है। अस्कनी चिनाब का पुराना नाम है मित्रों बिपाशा, ब्यास नदी का पुराना नाम है। पारुषणी की अगर बात आती है, रावी नदी का पुराना नाम है। शत्रुंधि की अगर बात आती है तो सतलज का पुराना नाम हो जाता है। कुंभा की अगर बात आती है, काबुल नदी का पुराना नाम हो जाता है। और कुंभ की अगर बात आती है, कुर्म नदी का पुराना नाम है। गोमती की अगर बात आए तो गोमल पुराना नाम हो जाता है, आधुनिक नाम, ठीक है, प्राचीन और आधुनिक। जबकि दृश्यदंती की अगर बात आती है, घग्घर नदी या फिर कभी कभी चितंग नदी का नाम लिया जाता है, तो ये दृश्यदंती है। विविध के हिस्से में यही आएंगे। बौद्ध संगीतियों के बारे में भी हो सकता है पूछ ले। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में होती है 483 ईसा पूर्व के आसपास। अजातशत्रु उस टाइम हर्यक वंश का शासक होता है और महाकश्यप उसके अध्यक्ष होते हैं। दूसरी बौद्ध संगीति की अगर बात आती है, वैशाली में होता है और 383 ईसा पूर्व के आसपास होता है। कालाशोक उस टाइम शासक होता है शिशुनाग वंश का और शबकामी इसके अध्यक्ष होते हैं, दूसरी बौद्ध संगीति के। तीसरी बौद्ध संगीति की अगर बात आती है, पाटलिपुत्र में होता है, 250 ईसा पूर्व के आसपास होता है। अशोक यानी मौर्य वंश का शासन हो जाता है और मोगलीपुत्र जो है इसका प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होता है। चौथी बौद्ध संगीति की अगर बात आती है, कुंडलवन कश्मीर में होती है मित्रों और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। कनिष्क का शासन होता है, कुषाण वंश यानी गद्दी पे बैठ जाता है। वासुमित्र इसके अध्यक्ष होते हैं। तो ये सब नाम भी आपको याद रखना होगा। उम्मीद है ओवरऑल क्लास समझ में आई होगी। आज पीजीटी का पेपर है, कल भी पीजीटी का पेपर होगा, तो घबराना नहीं है। क्वेश्चन देख करके बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, विचलित नहीं होना है, क्योंकि उसका लेवल अलग है, इसका लेवल आपके टीजीटी का अलग होगा, ठीक है। बाकी जिसके पास भी पेपर आया हो पीजीटी का, वो हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है 7380464607। अगर मेरे पास भी पेपर पहुंचेगा पीजीटी का, तो पीजीटी आर्ट का सोल्यूशन अभी रात में हम भी करवा देते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं शो में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।